मैं दीपक शर्मा, आपके अपने YouTube चैनल दीपक साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों इससे पहले वाले भाग के अंदर हमने बात की थी रक्त के बारे में और हमने रक्त का सामान्य इंट्रोडक्शन उसके अंदर अच्छे से समझ लिया था। आज हम इस क्लास के अंदर बात करेंगे रक्त के संगठन के बारे में, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, कि रक्त का जो संगठन होता है वो क्या होता है। ध्यान से समझिएगा, रक्त होता है जो ब्लड होता है वह मुख्य रूप से दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड होता है। उसके अंदर मुख्य रूप से दो चीजें होती हैं। फर्स्ट प्लाज्मा होती है, सेकंड उसके अंदर कुछ रुधिर कणिकाएं होती हैं जिन्हें हम रुधिराणु या ब्लड कार्पल्स कहते हैं। जो दोस्तों जो पूरा ब्लड होता है उस ब्लड का ये मान के चलिए लगभग 55% जो भाग होता है वो होता है प्लाज्मा का और लगभग 45% जो पार्ट होता है वो हमारे पास में क्या होता है, रुधिर कणिकाएं, या इन्हें रुधिराणु कहते हैं या ब्लड कार्पल्स। क्लियर ये बात? अब देखो ध्यान से समझिएगा, देखो ब्लड होता है ना वो हमारा एक तरल कोलाइड पदार्थ होता है। मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली क्लास के अंदर कि ब्लड एक तरल कोलाइड पदार्थ होता है। देखो यहां पर जो प्लाज्मा होती है ना, सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा होती है ना वो रक्त का तरल पार्ट होती है, मतलब लिक्विड पार्ट होती है, तरल भाग होता है। जबकि जो रुधिर कणिकाएं या रुधिराणु होते हैं वो ब्लड का हार्ड पार्ट होती है, या मैं कहूं पार्टिकल्स होती हैं। ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब क्या है, जैसे हम चाय पत्ती बनाते हैं या शरबत बनाते हैं तो शरबत के अंदर क्या लेते हैं, पानी लेते हैं और उसके अंदर चीनी घोलते हैं। तो जो पानी वाला लिक्विड वाला पार्ट है वो एक तरीके से प्लाज्मा होता है और उसके अंदर जो हमें नमक वगैरह या मैं कहूं चीनी शुगर वगैरह अपन घोलते हैं तो जो चीनी या फिर मैं कहूं नमक टाइप के और भी जो हम पदार्थ डालते हैं वो हमारे क्या होते हैं, रुधिर कणिकाएं होते हैं। तो उस तरीके से ध्यान से समझना दोस्तों कि रुधिर के अंदर भी कुछ कणिकाएं होती हैं, कुछ पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे। जिस तरीके से हम चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती वगैरह डालते हैं ना, उसी टाइप से वो पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं, रुधिर कणिकाएं या रुधिराणु कहते हैं। और ये तीन प्रकार के होते हैं, एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट्स। पहले हम बात कर लेते हैं प्लाज्मा के बारे में। अब ध्यान से समझिएगा, प्लाज्मा होता है ना वो रक्त का तरल भाग होता है और यह हल्के पीले रंग का क्या होता है, क्षारीय तरल होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो रक्त होता है उसकी पीएच 7.4 होती है जो कि एक दुर्बल क्षार है। इसलिए याद रखना बच्चों, प्लाज्मा होता है वो एक हल्के पीले रंग का क्या है, क्षारीय तरल है और जिसकी प्रकृति क्षारीय होती है, जिसके अंदर मुख्य रूप से दोस्तों प्लाज्मा के अंदर मुख्य रूप से सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है, जिसका रेशियो लगभग 90 से 92% जल होता है और 6 से 8% के आसपास लगभग प्रोटीन होता है और 0.9% साल्ट वगैरह होते हैं और 0.1% क्या होता है, ग्लूकोज होता है। तो याद रखना प्लाज्मा के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में कि प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है, तो याद रखना यहां पर जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन वो एक कार्बनिक पदार्थ होता है, नाइट्रोजन युक्त होते हैं। ठीक है ना, याद रखना यहां पर भी एक बात आप अच्छी तरीके से, तो यहां पर याद रखना प्रोटीन है वो एक कार्बनिक पदार्थ है। तो आपसे पूछा जाए कि रक्त के अंदर सर्वाधिक मात्रा में कौन से कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं तो क्या बताओगे, प्रोटीन। रक्त में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो आपको पता है ना कि प्लाज्मा होती है, प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। अब ध्यान से समझिएगा, जो हमारी प्लाज्मा होती है ना उस प्लाज्मा के अंदर मुख्य रूप से 3 प्रोटीन पाए जाते हैं, 3 से 4 प्रोटीन पाए जाते हैं। उनमें से एक होता है एल्ब्यूमिन, एक होता है ग्लोबुलिन, एक होता है फाइब्रोनोजन, एक होता है प्रोथ्रोम्बिन होता है। ध्यान से समझिएगा, इनमें सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है, एल्ब्यूमिन पाया जाता है। उससे कम क्या पाया जाता है, ग्लोबुलिन पाया जाता है। उससे कम क्या पाया जाता है, फाइब्रोनोजन। और सबसे कम, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है प्रोथ्रोम्बिन। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछ ले
कि जो प्लाज्मा होती है उस प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो दोस्तों आप क्या बताओगे, एल्ब्यूमिन प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, पहली बात। और इस एल्ब्यूमिन प्रोटीन का कार्य क्या होता है, इस एल्ब्यूमिन प्रोटीन का कार्य होता है प्रासरणी दाब संतुलन का कार्य। यह हमारे ब्लड के अंदर प्रासरण दाब का संतुलन बनाया रखता है, विलय पदार्थों को उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या करवाता है, गमन करवाता है। या मैं कहूं इसी के माध्यम से यह जो ब्लड होता है, हमारी प्लाज्मा होती है, उसमें बात करूं तो उसके अंदर जो पोषक पदार्थ होते हैं उनका क्या करता है, परिवहन करता है। समझ रहे हैं ना कि किसको ले जाना है, किसको बाहर निकालना है, वो सब कंट्रोल यहां प्रासरण दाब द्वारा कौन करता है, एल्ब्यूमिन करता है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो उससे कम मात्रा में एक प्रोटीन पाया जाता है, ग्लोबुलिन। ये ग्लोबुलिन प्रोटीन भी 3 टाइप का होता है, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है, एक गामा होता है। तो इनमें से दोस्तों जो गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन है ना, कौन सा, गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है। वैसे मैं अगर आप ओवरऑल बेसिकली आप ग्लोबुलिन प्रोटीन ही बोल दो। इस ग्लोबुलिन प्रोटीन का जो मुख्य कार्य होता है वो हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी का निर्माण करना, या ब्लड के अंदर एंटीबॉडी का निर्माण करना, प्रतिरक्षा तंत्र का विकास करने का क्या है, कार्य है इसका। उसके बाद में हमारे पास में एक प्रोटीन आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, फाइब्रोनोजन प्रोटीन। फाइब्रोनोजन प्रोटीन, तो दोस्तों याद रखना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है तीनों पॉइंट कि फाइब्रोनोजन प्रोटीन होता है ना, वो रक्त के स्कंदन में क्या होता है, सहायक होता है। रक्त के स्कंदन में सहायक प्रोटीन कौन सा है, फाइब्रोनोजन है, जो रक्त का क्या बनाता है, थक्का बनाता है। क्लियर। अच्छा, दूसरी बात, फाइब्रोनोजन जो प्रोटीन होता है इसका जो निर्माण होता है वो हमारी बॉडी में कहां होता है, लीवर के अंदर होता है, यकृत के अंदर होता है। इस बात को भी आप ध्यान से याद रखिएगा। और याद रखना सबसे बड़ा प्रोटीन, अगर मैं प्लाज्मा के अंदर बात करूं सबसे बड़ी प्लाज्मा प्रोटीन कौन सी है, तो आप क्या बताओगे, फाइब्रोनोजन। फाइब्रोनोजन सबसे बड़ी प्लाज्मा प्रोटीन है। और सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन है। यह बात हो गई प्रोटीन के प्लाज्मा के अंदर। और दोस्तों प्लाज्मा का जो कार्य है ना, वो प्लाज्मा का कार्य यही है कि वह जो अपने रक्त के अंदर हमने पढ़ा था, रक्त का एक कार्य है वह हार्मोनों को या पोषक पदार्थों को अपने अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन का कार्य करता है। तो वास्तव में रक्त के अंदर ये परिवहन का कार्य कौन करती है, प्लाज्मा ही करती है। मैंने एक काम और बताया था कि रक्त हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रण बनाए रखता है, वो काम भी इनमें से किसका जिम्मेदारी का काम है, प्लाज्मा ही करती है वो काम भी, ठीक है ना, जो एक ब्लड का क्या है, हिस्सा है। अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर देखो फाइब्रोनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन भी बहुत कम मात्रा में हमारे ब्लड में पाया जाता है। और याद रखना फाइब्रोनोजन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन दोनों ही रक्त के स्कंदन में या रक्त के थक्का बनाने में क्या होते हैं दोस्तों, सहायक होते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, यदि हम दोस्तों प्लाज्मा में से स्कंदन कारक का मतलब यह है मुख्य रूप से फाइब्रोनोजन प्रोटीन या प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों के दोनों स्कंदन का कार्य करते हैं, इसलिए ध्यान से समझिएगा इन्हें स्कंदन कारक कहते हैं। यदि याद रखिएगा, यदि मैं प्लाज्मा में से इस फाइब्रोनोजन प्रोटीन को अलग कर दूं तो जो शेष बची जो प्लाज्मा रहेगी ना, उसे हम क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि सीरम क्या होती है, सीरम किसे कहते हैं, तो ध्यान से समझिएगा, यदि ये प्लाज्मा है और इस प्लाज्मा में से किसको माइनस कर दें, स्कंदन कारक को, और स्कंदन कारक में भी मुख्य रूप से फाइब्रोनोजन प्रोटीन को, इस प्लाज्मा में फाइब्रोनोजन प्रोटीन तैर रहे हैं, तो इनको निकाल करके, इस फाइब्रोनोजन प्रोटीन को निकाल करके बाहर रख दिया जाए तो जो बची जो प्लाज्मा होगी शेष, उसे हम क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। और दोस्तों याद रखना दोस्तों, जो हमारा क्या होता है,
ब्लड टेस्ट वगैरह होती है, जांच वगैरह होती है, उसके अंदर बीमारी की जो जांच वगैरह होती है उसमें डॉक्टर किसकी जांच करता है? सीरम की ही जांच करता है। इस बात को भी आप ध्यान से याद रखिएगा। और एक बात और याद रखिएगा, यहां पर देखो मैंने लवण की बात की है, तो यहां पर बहुत सारे लवण पाए जाते हैं और यहां पर लवण के साथ में आयन भी होते हैं। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और याद रखना आप कि प्लाज्मा में सबसे मुख्य रूप से कौन सा आयन पाया जाता है? तो याद रखना सोडियम आयन मुख्य रूप से पाया जाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखना। क्लियर? अब देखो ये हो गया हमारा रक्त का तरल भाग, बिल्कुल तरल भाग जिसे हमने प्लाज्मा कहा है। उसके बाद में ध्यान से समझिएगा रुधिर कणिकाएं, जिन्हें रुधिराणु कहते हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार की होती है दोस्तों। एक होती है हमारे पास में आरबीसी, दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी, तीसरी होती है प्लेटलेट्स। जो आरबीसी होती है इसे हम रक्ताणु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्ताणु, क्योंकि वो लाल कलर की होती है। डब्ल्यूबीसी ये व्हाइट कलर की होती है, इसलिए इसे श्वेताणु भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। और जो आरबीसी है इसका जो टेक्निकल नाम है या बायोलॉजिकल नाम है वो याद रखिएगा, ये भी कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आरबीसी का जो टेक्निकल या बायोलॉजिकल नाम है वो क्या है? एक तरीके से एरिथ्रियोसाइट। इसका आरबीसी को एरिथ्रियोसाइट भी कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। और डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। आपको पता है ना कि डब्ल्यूबीसी की कमी से या वर्दी संख्या में कमी आने से या वर्दी होने से ल्यूकेमिया हो जाता है, ल्यूकेमिया कैंसर हो जाता है। इसीलिए उस ल्यूकेमिया से ही इसका नाम पड़ा है ल्यूकोसाइट। तो याद रखिएगा, आरबीसी को एरिथ्रियोसाइट कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। अब इनके बारे में केवल बेसिक बात करेंगे कि जो हमारा जो ब्लड होता है, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि हमारे रक्त में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी रुधिराणु पाई जाती है? अब किसी ने ऑप्शन कर दिया, उस ऑप्शन प्लाज्मा भी दे रखा था, किसी ने रख दिया प्लाज्मा। अरे मैं एक क्वेश्चन ये बोल रहा हूं, रक्त में सर्वाधिक मात्रा में कौन से रुधिराणु का मतलब है ब्लड कार्पल्स। जो एक आरबीसी होती है, रेड ब्लड कार्पल्स होती है, दूसरी व्हाइट ब्लड कार्पल्स डब्ल्यूबीसी होती है, तीसरी प्लेटलेट्स होती है। तो इन तीनों में बताना है, तो याद रखना इन तीनों में से सर्वाधिक मात्रा में कौन पाई जाती है? आरबीसी पाई जाती है। और हमारे ब्लड में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाई जाती है? आरबीसी पाई जाती है। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान से समझना। और आरबीसी की जो संख्या होती है ना हमारे रक्त में, वो कितनी होती है? लगभग 55 लाख या मैं कहूं 5 मिलियन के आसपास होती है। समझ गए ना? 55 लाख या 5 मिलियन के आसपास क्या होती है? हमारे ब्लड में आरबीसी होती है। और जो डब्ल्यूबीसी होती है वो लगभग 7 से 10,000 इनकी क्या होती है? हमारे रक्त में संख्या होती है। जबकि जो प्लेटलेट्स होती है उनकी संख्या 2 से 3 लाख के आसपास होती है। ठीक है ना? मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 3 लाख। अब ध्यान से समझिएगा, काफी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक मात्रा में इनकी संख्या का सही क्रम कौन सा है? तो याद रखना, सर्वाधिक मात्रा में कौन सी पाई जाती है? देखो आरबीसी 55 लाख, ये कितनी है? 2 से 3 लाख, ये तो 1000 ही है, 1000 के अंदर ही है। तो सर्वाधिक मात्रा में आरबीसी पाई जाती है। उससे कम हमारे पास में क्या पाई जाती है? प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। और उससे कम मात्रा में क्या पाई जाती है? डब्ल्यूबीसी। तो एक क्रम आप ये भी याद रखना कि सबसे कम मात्रा में कौन सी रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं? तो कौन सी पाई जाती हैं? डब्ल्यूबीसी पाई जाती हैं दोस्तों। क्लियर? जो आरबीसी होती है उसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। इसका मैक्सिमम, ये ब्लड में मैक्सिमम कितने दिन तक रह सकती है? 120 दिन तक। 120 दिन के बाद में क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। ठीक है? और डब्ल्यूबीसी है, उस डब्ल्यूबीसी का जो अधिकतम जीवन काल है वो कितना होता है? 5 दिन होता है। वैसे 4 से 5 दिन होता है। ठीक है? और प्लेटलेट्स है, इसका अधिकतम जीवन काल कितना होता है? 7 दिन होता है। अब आप कहोगे कि सर हमारा जो रक्त होता है, वैसे मैं इनके बारे में डिटेल से अलग अलग बात करूंगा आने वाली क्लास के अंदर,
केवल बेसिक बात की है। अब आप कहोगे कि सर ये आरबीसी अगर 120 दिन बाद में नष्ट हो जाती है, डब्ल्यूबीसी 4-5 दिन में नष्ट हो जाती है और प्लेटलेट 7 दिन में नष्ट हो जाती है, तो फिर हमारा ब्लड का क्या होगा? फिर ब्लड में कहां से बनेंगी? अरे बच्चों ध्यान से समझिएगा, याद रखना, नष्ट ये होती है, प्लाज्मा कभी भी नष्ट नहीं होती, प्लाज्मा हमेशा जिंदा रहती है। इनके नष्ट होने के बाद में भी हमेशा प्लाज्मा जिंदा होती है। ये बात मैं आपको प्लाज्मा थेरेपी के अंदर बताऊंगा अच्छे से। क्लियर? अब ध्यान से समझिएगा, जब आरबीसी 120 दिन आरबीसी अपना 120 दिन कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद में ये नष्ट हो जाती है और ये ब्लड में जाकर के कहां? प्लिया में चली जाती है। प्लिया जो मृत आरबीसी होती है उनको एकत्रित कर लेता है और बाकी के ब्लड को छान करके, क्योंकि ये कणिकाएं होती है दानेदार, जैसे चाय बनाते हैं तो चाय के अंदर चाय पत्ती नहीं होती, वैसी होती है ये कणिकाएं, ठीक है ना। और जब चाय बन जाती है तो ध्यान से समझिएगा, तो यहां पर 120 दिन होने के बाद में ब्लड में से प्लिया के अंदर, आपको पता है ना कि रक्त का ब्लड बैंक होता है वो प्लिया होता है, तो ये ब्लड प्लिया में जाता है, तो वहां पर आरबीसी को छान लिया जाता है। जो मृत आरबीसी हैं वो प्लिया में एकत्रित हो जाती हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि प्लिया को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। क्लियर? और जो ये 4 से 5 दिन बाद ये भी जो नष्ट हो जाती हैं, इनको आपको पता है इनके अंदर लाइसोसोम वगैरह पाए जाते हैं, तो वो इनको क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं, ठीक है ना। 4 से 5 दिन बाद में वहां चले जाते हैं। और ध्यान से समझिएगा, और आपको पता है सभी की सभी ये वापस से 4-5 दिन बाद में वापस से बोन मैरो के अंदर निर्माण हो जाता है और निर्माण होकर के बोन मैरो से किस में चले जाते हैं? प्लाज्मा में। इसका 120 दिन पूरा होने के बाद में आरबीसी बनती रहती हैं और किस में जाती रहती हैं? प्लाज्मा में जाती रहती हैं। तो इस प्रकार से हमारे ये जो रुधिर कणिकाएं हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, हमारे ब्लड के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ही होती हैं। तो आशा करता हूं कि ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। क्लास पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा क्लास को दोस्तों शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, आरबीसी के बारे में अपन अच्छे से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।